तो जैसे ही एमसी की ये बात खत्म होती है तभी उस आदमी के पीछे खड़ा उसका साथी आगे बढ़कर बोलता है, क्या मैं अभी इसी वक्त इसकी गर्दन काटकर आपके सामने लाकर रख दूं? लेकिन तभी उनका लीडर उसे हाथ उठाकर रोक देता है और ठंडी आवाज में कहता है, नहीं, इसे इतनी आसानी से मारना नहीं है। इसे जिंदा पकड़ कर लाओ, इसकी बॉडी की एक एक हड्डी तोड़ दो ताकि ये दर्द में पागल हो जाए। मैं चाहता हूं कि ये तड़प तड़प कर टूटे, तभी तो ये खूबसूरत तरीके से खत्म होगा। और बस इतना कहते ही वो लोग बिजली की स्पीड से एमसी के ऊपर टूट पड़ते हैं। लेकिन उसी पल एमसी अपनी जेब से एक छोटी सी चीज निकालकर उनकी तरफ फेंक देता है। उस आदमी की नजर उस चीज पर पड़ती है और वो हंसते हुए बोलता है, क्या, एक पटाखा? लेकिन जैसे ही उसका ध्यान भटकता है एमसी एकदम सामने पहुंच जाता है और उसी पटाखे को तलवार से काटते हुए सीधा उसके सिर पे वार कर देता है। छन, तलवार सीधा उसके सिर के अंदर धंस जाती है और वो आदमी वहीं ढेर हो जाता है। इतने में उसका दूसरा साथी बाजू से हमला करता है और चिल्लाता है, तू ऐसी घटिया ट्रिक्स यूज कर रहा है? वो पीछे से तलवार घुमाकर एमसी पर वार करता है, लेकिन एमसी बड़ी आसानी से उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। फिर पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखता है और अचानक अपने हाथ को उसकी तलवार के चारों तरफ लपेट देता है। झटके से खींचकर उसकी तलवार छीन लेता है और उसी मोमेंट अपनी दूसरी तलवार से उसकी गर्दन उड़ा देता है। लेकिन तभी एमसी को पीछे से एक और हमला महसूस होता है। हम देखते हैं कि उन सब का बॉस पीछे से आकर एमसी पर वार कर चुका होता है, लेकिन एमसी ने उस अटैक को भी परफेक्ट तरीके से ब्लॉक कर लिया होता है। एमसी को ऐसा करते देखकर वो आदमी भी चौंक जाता है और मन में सोचता है, क्या इसने मेरा वो हिडन अटैक ब्लॉक कर दिया? वो तो बिल्कुल परफेक्ट ब्लाइंड स्पॉट अटैक था। और तभी एमसी घूमकर उसकी गर्दन की तरफ एक तेज कट मारता है। वो आदमी घबरा जाता है और साइड में हटकर बचने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसकी गर्दन के पास से कट निकल जाता है और उसका पाइप नीचे गिर पड़ता है। उसके बाद वो बिना एक सेकंड गंवाए दोबारा एमसी पर हमला कर देता है, लेकिन एमसी अपनी दोनों तलवारों से उसके वार को रोक देता है। और तभी हमें दिखता है कि कुछ सेकंड पहले जो कट लगा था वो उसकी गर्दन को लगभग चीर ही चुका था। वो आदमी मन में सोचता है, अगर मैंने माना को गर्दन पे फोकस नहीं किया होता तो अभी मेरी गर्दन कट चुकी होती। उधर एमसी भी उसे देखते हुए सोच रहा होता है, तो ये अभी तक बचा हुआ है, इसका मतलब इसने अपने सारे माना को गर्दन पे इकट्ठा करके डैमेज कम कर दिया। तभी वो आदमी गुस्से में बोलता है, मुझे नहीं पता कि तुमने इतनी कम उम्र में ऐसी अजीब स्वॉर्डमैनशिप कहाँ से सीखी, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा सकते, तुम्हारे पास माना बहुत कम है। फिर हंसते हुए कहता है, अब तुम्हें यहाँ कोई नहीं बचा सकता। लेकिन उसकी बात सुनकर एमसी मुस्कुराने लगता है। उसे ऐसा देखकर वो आदमी भी घबरा जाता है और तभी एमसी अचानक जंप लगाता है, हवा में घूमता है और अपने पैर से उसके चेहरे पर एक भयंकर किक मार देता है। धड़ाम! वो आदमी दूर जाकर गिरता है। फिर गुस्से में उठकर बोलता है, मैंने अभी कहा ना, इतने कम माना के साथ तुम्हारे छोटे मोटे अटैक मुझ पर काम नहीं करेंगे। लेकिन तभी अचानक उसके शरीर में कुछ होने लगता है। वो घुटनों के बल गिर पड़ता है और खून की उल्टियां करने लगता है। वो हैरानी से सोचता है, ये क्या हो रहा है? उसकी किक इतनी स्ट्रांग नहीं थी, फिर मेरा डिफेंस कैसे टूट गया? तभी एमसी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता हुआ कहता है, तो सच में एलेना की मौत के पीछे कोई कल्प्रिट था और वो तुम थे। फिर वो अपनी थर्ड कोर को एक्टिव करता है और उसी पल उस आदमी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्या अचानक इसका माना इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया? लेकिन एमसी बिना जवाब दिए सीधा उस पर टूट पड़ता है। उसकी दोनों तलवारें लगातार इतनी तेज स्पीड से वार करती हैं कि वो आदमी सिर्फ ब्लॉक ही कर पा रहा होता है। वो घबरा कर सोचता है, ये बहुत ज्यादा फास्ट है। एमसी लगातार वार पर वार करता जाता है, फिर अपनी तलवार पीछे खींचकर पूरी ताकत के साथ उसके हथियार पर वार कर देता है। धड़ाम! उसकी तलवार टूट जाती है और साथ ही उसके सीने पर एक बड़ा सा कट भी पड़ जाता है। और अगले ही पल एमसी बिजली की स्पीड से आगे बढ़ता है और अपनी तलवार सीधे उसके पेट में घुसा देता है। वो दर्द से जोर से चीख उठता है। फिर एमसी उसका गला पकड़कर उसे पीछे धकेल देता है और कहता है, अब वहीं से बात शुरू करते हैं जहां हमने छोड़ी थी। बताओ आखिर इसके पीछे कौन है? लेकिन तभी वो आदमी जल्दी से अपनी खंजर निकालता है और चिल्लाता है, मैं इतनी आसानी से नहीं हारूंगा, कम से कम पेडियम की यंग लेडी को तो साथ लेकर जाऊंगा। और जैसे ही वो खंजर फेंकने वाला होता है तभी अचानक बाजू से माना से बनी रस्सियां निकलती हैं और उसका हाथ जकड़ लेती हैं। हम देखते हैं कि एमसी ने माना थ्रेड से उसका हाथ पूरी तरह बांध दिया होता है। फिर एमसी उसे घूरते हुए कहता है, चलो एक डील करते हैं, जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दे देते तब तक कोई चाल चलने की कोशिश मत करना, और जैसे ही तुम जवाब दोगे मैं तलवार निकाल दूंगा। वो आदमी घबरा कर सोचता है, क्या ये रस्सियां माना से बनी हैं? मैं अपना हाथ तक नहीं हिला पा रहा, आखिर इसने ये कब बनाया? और तभी उसे याद आता है कि लड़ाई शुरू होने से पहले ही एमसी ने चुपके से माना थ्रेड्स तैयार कर लिए थे। फिर एमसी उससे कहता है, तुम्हारे जैसे लोगों को पता ही होगा कि ऐसे घाव कैसे ठीक किए जाते हैं, है ना? और फिर तलवार में एनर्जी भरते हुए बोलता है, लेकिन अगर मैं तुम्हारा माना कोर ही तोड़ दूं तो? उसकी बात सुनते ही वो आदमी कांप उठता है। तभी एमसी अपनी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर छोड़ देता है और उसका माना कोर चटकने लगता है। वो आदमी दर्द से तड़पते हुए चिल्लाता है, क्या मेरा माना कोर? फिर डर कर चिल्लाता है, तुम पागल हो गए हो क्या? अगर कोर टूट गया तो हम दोनों यहीं फट जाएंगे।
लेकिन एमसी अपनी नीली आंखों से उसे घूरते हुए कहता है, ऐसा उन लोगों के साथ होता है जिन्हें कंट्रोल करना नहीं आता। मैं इसे संभाल सकता हूं। उसकी आंखों में मौत देखकर वो आदमी पूरी तरह डर जाता है, फिर तुरंत चिल्लाता है, ठीक है, मैं बताता हूं, ये सब करवाया काउंट डिसमॉन्ड ने। उसी ने कहा था कि उसे पेडियम और डिगेट फैमिली के बीच युद्ध शुरू कराने का बहाना चाहिए। एमसी उसकी बात सुनकर धीरे से कहता है, अच्छा, तो ये सब डेसमॉन्ड के पीछे था। फिर उसकी तरफ घूर कर बोलता है, तो इसलिए तुम एलेना को मारना चाहते थे? वो आदमी डरते हुए कहता है, हाँ। लेकिन अगले ही पल एमसी तलवार और अंदर घुसा देता है। वो आदमी दर्द से चिल्लाता है, तुमने कहा था तलवार निकाल लोगे। तभी एमसी ठंडी आवाज में कहता है, जब तुमने दूसरों को मारा था तब तो तुम्हें दया नहीं आई, अब अपनी बारी आई तो डर लग रहा है। लेकिन तभी वो आदमी अचानक हंसने लगता है। उसे ऐसा हंसते देखकर एमसी भी चौंक जाता है। फिर वो आदमी अपना सिर एमसी के सिर से टकराकर बोलता है, कुछ भी नहीं बदलेगा, भले तुम मुझे मार दो, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। डिगेट फैमिली वाला हिस्सा खत्म हो चुका है। और तुम्हें क्या लगता है लोग तुम्हारे जैसे बच्चे की बात मानेंगे? फिर जोर से हंसते हुए कहता है, पेडियम तो इस युद्ध में राख बन जाएगा। लेकिन एमसी उसे घूरते हुए जवाब देता है, मैं मर कर वापस आया हूं, इस बार सब कुछ बदलेगा। और उसी के साथ वो उसका कोर पूरी तरह तोड़ देता है। वो आदमी दर्द से चीखने लगता है। तभी आसमान में एक सिग्नल फ्लेयर फूटता है और उसी समय दूसरी जगह भी वही सीन दिखाई देता है। उस आदमी की हालत भी बिल्कुल वैसी ही हो चुकी होती है। उधर एमसी उसे खत्म करने के बाद हांफता हुआ पीछे मुड़कर देखता है। उसकी बहन अब भी बेहोश पड़ी होती है। एमसी अपनी तलवार छोड़ देता है, आसमान की तरफ देखकर लंबी सांस लेता है। लेकिन अचानक उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो घुटनों के बल गिर पड़ता है। वो सोचता है, जब मैं मर्सेनरी था तब 3 कोर तोड़ना आसान था, लेकिन अभी ये बॉडी उसे झेल नहीं पा रही। फिर वो उस घर की तरफ बढ़ते हुए कहता है, लेकिन इस बार मैं फेल नहीं होऊंगा। वो जल्दी से घर का दरवाजा खोलता है और अंदर जाकर देखता है कि वहां 2 लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं। उन्हें देखकर वो समझ जाता है, मेरी पिछली लाइफ में एलेना के अलावा 2 और बॉडी मिली थी। जैसा उस आदमी ने कहा था, ये डिगेट फैमिली का बेटा और उसका स्कॉट नाइट था। फिर वो सोचता है, तो इस तरह उन्होंने पूरा प्लान बनाया था। इनकी मौत का इल्जाम पेडियम पर डालकर युद्ध शुरू करवाना चाहते थे। फिर तुरंत फैसला करता है, सबसे पहले यहाँ के सारे एविडेंस मिटाने होंगे। और हम देखते हैं कि एमसी उस घर में आग लगा देता है। फिर अपनी बहन को पीठ पर उठाकर वहां से निकल जाता है। चलते हुए वो कहता है, जैसा तुम चाहते हो मैं वैसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। लेकिन उसी समय छत के ऊपर से कोई उसे देख रहा होता है और अगले ही पल वो आदमी गायब हो जाता है। फिर वही आदमी दूसरी जगह पहुंचकर रिपोर्ट देता है, मिशन फेल हो गया। आसपास बैठे लोग गुस्से में बोलते हैं, ये कैसे हो सकता है, हमने नाइट्स भेजे थे, फ्रैंक भी साथ था। फिर वो आदमी कहता है, ये सब गिसन पेडियम की वजह से हुआ। उसका नाम सुनते ही सब चौंक जाते हैं। क्या वो नॉर्थ का यूजलेस बास्टर्ड? फिर दूसरा आदमी हंसते हुए बोलता है, तुम हमें एक्सक्यूज दे रहे हो? लेकिन वो जवाब देता है, नहीं, उसके बारे में जो रूमर्स हैं वो सब गलत हैं, वो पूरी तरह अलग इंसान है। फिर वो एमसी के बारे में सब कुछ बताता है। वो ऐसा था जैसे कोई दूसरा ही इंसान हो। फिर कहता है, लेकिन हमारा पहला काम पूरा हो चुका है, डिगेट फैमिली वाला हिस्सा खत्म है, इसलिए हम प्लान दोबारा शुरू कर सकते हैं। बस मुझे एक और मौका चाहिए। लेकिन बाकी लोग उस पर चिल्लाने लगते हैं, तुम एक बच्चे की सही जानकारी तक नहीं निकाल पाए और अब दूसरा मौका मांग रहे हो। तभी सामने बड़ी सीट पर बैठा आदमी बोलता है, अगर इस बार भी फेल हुए तो अगला मौका नहीं मिलेगा। वो आदमी तुरंत झुककर कहता है, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है पेडियम कैसल के ट्रेनिंग हॉल में। यहाँ ओल्ड मैन फेर्गस अंदर आते हैं और कहते हैं, एक्सक्यूज मी मास्टर। लेकिन तभी माना से बनी रस्सी हवा में निकलती है, पास रखी तलवार को पकड़ती है और वापस पीछे लौट जाती है। एमसी उस तलवार को पकड़ लेता है और उसे घुमाते हुए कहता है, हाँ अब ये काफी बेहतर है। फिर वो फेर्गस की तरफ देखकर पूछता है, तो ओल्ड मैन कैसे आना हुआ? फेर्गस हिचकते हुए कहते हैं, मैं बस पूछना चाहता था, आपने अभी जो किया वो कैसे? तब एमसी मुस्कुराकर दिखाता है, इसे कहते हैं माना थ्रेड। मैं माना को रस्सियों की तरह इस्तेमाल कर रहा हूं। लेकिन मन में सोचता है, मेरी पिछली लाइफ में ये बहुत आसान था, लेकिन अभी मेरी माना लेवल कम है, इसलिए मुझे 3rd कोर यूज करना पड़ता है। फिर सोचता है, लेकिन अगर मैं कम माना से बनी रस्सियों को बार बार यूज करूं तो कम एनर्जी में भी ये टेक्निक काम करेगी। उधर फेर्गस हैरानी से कहते हैं, मैंने इतने साल माना की ट्रेनिंग की लेकिन ऐसी स्किल कभी नहीं देखी। फिर मन में सोचते हैं, कुछ दिन पहले तक तो ये माना यूज भी नहीं कर पाता था। लेकिन तभी एमसी बोलता है, छोड़ो ये सब, तुम यहाँ आए क्यों थे? फेर्गस झुककर कहते हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था, यंग लेडी को बचाने के लिए। एमसी जवाब देता है, ये तो वो चीज़ थी जो मुझे करनी ही चाहिए थी। फिर वो कहता है, चलो अब खाना खाते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं। एमसी सोच रहा होता है, फेस्टिवल खत्म हो चुका है और ये होना ही था क्योंकि गार्ड नाइट्स ने यंग लेडी को बेचने की कोशिश की थी।